अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये है अशोक लवासा, जो कुछ साल पहले हमारे देश के 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त थे। खास बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने मोदी के खिलाफ एक फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। इसके कुछ महीने बाद अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया या देना पड़ा। ध्यान देने वाली बात एक और है कि कुछ महीने बाद ही अशोक लवासा भी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले थे, मगर इस्तीफे के साथ ही उनकी कहानी खत्म नहीं होती है। उसी साल लवासा के पत्नी, बेटे और बहन को अलग अलग जांच एजेंसियों की जांच के दायरे में भी रखा गया। बाकी इन जांच एजेंसियों ने जांच करके अब तक क्या पता लगाया, आप पता लगाते रहिए। लवासा ने एक लेख लिखकर यह भी कहा था कि ईमानदारी की कीमत होती है, वो चुकानी पड़ती है, मैं चुका रहा हूं। फिलहाल मसला यह है कि अशोक लवासा ने द इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है और बहुत ही बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। उनके इन सवालों पर बेहद आसान भाषा में चर्चा करेंगे। अभी देश में हालात ऐसे होने लगे हैं कि वर्तमान सत्ता के खिलाफ चाहे जितना बड़ा मुद्दा आ जाए, लोग फाइनल वक्तव्य यही देते हैं कि क्या हो जाएगा, सारी मशीनरी तो उन्हीं के हाथ में है, वो लोग जो चाहेंगे कर लेंगे, कौन रोक पाएगा। आम जनमानस तो खाली अपने मुद्दों पर वोट ही दे सकता है ना, लेकिन उसके बाद क्या। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, प्रतिदिन हमारे वीडियोस पर इस तरह के हजारों कमेंट आते हैं और कमेंट करने वाले लोग इसी देश के नागरिक हैं। मैं सबका कमेंट पढ़ता भी हूं, इसलिए किया करिए। तो आज हमने इस वीडियो में एक साथ 10 ऐसे पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं जो सीधे सीधे चुनाव आयोग की पारदर्शिता और कार्य प्रणाली पर लोगों को संदेह करने के लिए मजबूर करते हैं। ये 10 के 10 कारण बेहद महत्वपूर्ण है। एक के बाद एक मामला जब आप देखेंगे तो यकीन मानिए सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि आखिर संदेह क्यों न किया जाए। और उससे भी गंभीर मसला यह है कि संदेह मिटाने की कोशिश करने वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। आने वाले कुछ सप्ताह में ही भारत में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा चुनाव होने वाला है और इस बार के चुनाव के बारे में चर्चा है कि यह चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने वाला है। इस चुनाव के बाद यह तय होगा कि देश किस रास्ते पर जा रहा है और भविष्य कैसा होने वाला है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने 400 का नारा दे रखा है। पूरे देश में गारंटी बेची जा रही है, मगर पुराने वादों पर काला चद्दर डाल दिया गया है। गारंटी बेचने में आपका मोटा धन बड़ी बेफिजूली से खर्चा किया जा रहा है। थोड़ी देर में एक उदाहरण देखने को मिलेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ये दावा भी कर रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो और बड़े फैसले लिए जाएंगे। और बड़े फैसले तो ऐसे बताया जाता है जैसे बहुत बड़े बड़े फैसले ले चुके हों देश के हित में। हाल ही में उनके एक सांसद ने कह दिया कि 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। संविधान बदलने से सीधे सीधे अभिप्राय लोगों ने यह निकाला कि यानी दलित, कमजोर, पिछड़े लोगों को जो अधिकार मिले हैं, खासकर महिलाओं को जो अधिकार हमारा संविधान देता है, क्या उन सब पर संकट आने वाला है। क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में ये चीजें शामिल हैं कि देश में दलितों और कमजोर वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अपने कार्यक्रमों में गुप्त रूप से वह लोग आरक्षण को भारत पर सबसे बड़ा अभिशाप मानते हैं। लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भी यही बातें ठेली जाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं उन 10 कारणों से जो देश की जनता को मजबूर कर रहे हैं चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के लिए। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत में अशोक लवासा ने जो गंभीर सवाल उठाए हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा। अब पर बात करते हैं मशीनों की। जी हां, उस मशीन की जिसका बटन दबाकर देश की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करती है, सरकार चुनती है। पिछले कई साल से इस मशीन को लेकर देश भर में सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार चर्चा हो रही है कि एक वक्त में जो भाजपा के नेता इस मशीन को देश के लोकतंत्र के लिए खतरा मानते थे, बाकायदा किताबें लिखते थे, वो अब इसकी पूजा करने में क्यों लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील महीनों से मशीन को हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स देश भर में घूम घूम कर डेमो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मशीन और इसके साथ जोड़ा गया वीवीपैट बड़े स्तर पर घपलेबाजी का कारण बन सकता है। ऐसी सेटिंग की जा सकती है जिसे जिस पक्ष को जितना वोट देना चाहे दे दिया जाए। तमाम एक्सपर्ट्स लगातार चैलेंज करते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इन मशीनी जानकारों से मिलने की बजाय गाड़ी लेकर आम जनता के बीच निकल चुका है। कहता है कि बटनिया दबाओ, देखो जो दबाया वही दिख रहा है ना। और इतना करवाकर खुद चुनाव आयोग के अधिकारी ही कहते हैं, वो कर्मचारी ही कहते हैं कि इसका मतलब है कि सब कुछ ईमानदारी से है। ये बात तो ठीक वैसी ही है जैसे कक्षा में कोई बच्चा अपनी कॉपी शिक्षक की बजाय मोहल्ले के अपने दोस्त से चेक करवाए, जो पढ़ाई में उससे भी गया गुजरा है। चुनाव आयोग की गाड़ियां कहीं सब्जी मंडी के पास खड़ी मिलती हैं तो कहीं भीड़ भाड़ वाले बाजार के पास खड़ी हो जाती हैं और उस जनता को मशीन पर विश्वास दिलाती हैं जिस जनता को अपने कल का विश्वास नहीं है, आज का विश्वास नहीं है, जिसने धोखा खाने की आदत पाल रखी है। इस कदर आदत पड़ चुकी है कि पता भी नहीं चलता कब कौन नेता धोखा देकर चला गया। लगातार सवाल उठ रहा है कि जब दुनिया भर के देशों ने, बड़े बड़े देशों ने जो हमसे तकनीकी रूप से बहुत आगे हैं, उन्होंने इस मशीन
को लात मार दी तो फिर हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है। मगर इन सब के बावजूद सीधा सा सवाल है, इतना सा है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जिस जनता को सरकार चुनने का अधिकार है, उस जनता को सरकार चुनने का माध्यम चुनने का भी अधिकार है। देश की जनता किस माध्यम से वोट देगी, ये चुनने का अधिकार भी इसी देश की जनता को है। मगर चूंकि लोकतंत्र में नौकर को जब भगवान बना दिया जाता है तो जनता अपने आप को गुलाम प्रजा मान लेती है। लेकिन ये पूरी तरह से नहीं हो पाता। जो लोग जागरूक हैं वो सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरीके से चुनाव आयोग इस मामले पर भाग रहा है, मोदी सत्ता मामले से जिस तरीके से भाग रही है, लोगों के भीतर संदेह बढ़ता जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि यदि आपको अपनी जीत पर इतना ही भरोसा है, इतना ही विश्वास है कि 400 बार आ ही जाएगा, तो फिर बैलेट पेपर की व्यवस्था क्यों नहीं करते। लेकिन इस मसले पर चुनाव आयोग का रवैया लोगों के भीतर और ज्यादा संदेह पैदा कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। आगे आगे देखिए होता है क्या। संदेह का दूसरा बड़ा कारण है मशीन का कुछ हिस्सा बनाने वाली कंपनी में भाजपा तथा आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर होना। हाल ही में खुलासा हुआ कि जहां ये मशीनें बनती हैं, उस कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर 7 में से लोग सीधे सीधे भाजपा से जुड़े हुए हैं, और कुछ ने तो स्वतः घोषणा भी कर दी कि हाँ हम भाजपाई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके खिलाफ कई महीने से शिकायत होती रही, कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहा जाता है कि आदमी निष्पक्ष नहीं होता है तो कम से कम निष्पक्ष दिखने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ भयंकर ढिठाई देखने को मिल रही है। कार्यवाहियों पर तो लगातार निष्पक्षता का सवाल उठता ही है। मोदी सत्ता और सिस्टम ने निष्पक्ष दिखने का बहाना करना भी छोड़ दिया है। शायद उन्हें इस बात का डर ही नहीं है कि देश में सवाल होगा, जनता सवाल करेगी, जवाब देना पड़ेगा। और इसके पीछे का कारण शायद सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि गोदी मीडिया पर पूरा कब्जा है। संदेह का तीसरा बड़ा कारण है कथित रूप से गायब हुई 19 लाख मशीनें। आपको याद होगा पिछले कई साल से ये बात चर्चा में है कि कंपनियों ने बनाई लगभग 40 लाख मशीनें और आयोग को मिली लगभग 20 लाख मशीनें। मोटा मोटी 19 लाख से अधिक मशीनें कहां गायब हो गई, ये सवाल पिछले कई साल से गूंज रहा है, पूछा जा रहा है। जवाब देने वाला कोई इस देश में जिंदा ही नहीं है। इसी बीच कई जगहों से ये खबरें आई कि वोट डाला गया किसी और मशीन में, गिनती के समय कुछ और मशीन प्रयोग कर ली गई कथित रूप से। ऐसे आरोप कई बार लगे। हाल ही में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि गिनती के समय कई मशीनें 99% तक चार्ज पाई गई थी। अब सवाल यह है कि जिस मशीन में 8 घंटे तक लगातार वोट डाला गया हो, कई हफ्ते तक वो मशीन रखी गई हो, तो फिर वो 99% तक चार्ज कैसे हो सकती है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गायब हुई 19 लाख मशीनों का कोई दुरुपयोग हो रहा है, और इतनी बड़ी संख्या में मशीनें यदि गायब हैं तो फिर इसकी जांच क्यों नहीं होती। चुनाव आयोग कर क्या रहा है। ये मशीनें कोई टेलीविजन तो है नहीं, रेडियो मोबाइल तो है नहीं कि कोई उसे चुरा कर ले जाएगा बाजार में बेच देगा। कबाड़ी के सिवाय इसका कहीं कोई प्रयोग नहीं हो सकता। आम आदमी के पास मिल जाए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो फिर सवाल यह है कि ये मशीनें कहां हैं, इनका प्रयोग किस रूप में हो रहा है। क्या भारत के लोकतंत्र को लूटने में भी इन मशीनों का दुरुपयोग हो सकता है। यदि हो सकता है तो कौन कर सकता है, यदि हो रहा है तो कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। और इस मामले पर जैसा सन्नाटा सत्ता और चुनाव आयोग की तरफ से अब तक देखने को मिला है, वो संदेह पैदा करता है। चौथा बड़ा कारण है 2019 के लोकसभा चुनाव में वोटों की घटोतरी बढ़ोतरी। हमने कई बार आपको दिखाया कि कैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में देश में 370 से अधिक सीटों पर मशीन के वोटों की गिनती बराबर नहीं थी, यानी वोट पड़े कुछ और, गिने गए कुछ और। अब सवाल ये उठता है कि यदि मशीन से ही सब कुछ होता है और मशीन परम ईमानदार है, तो फिर वोटों में अंतर कैसे आ सकता है। सोच कर देखिए, हमारे देश में लोकसभा में बहुमत का जो आंकड़ा है उससे लगभग 100 सीटें अधिक पर मामला गड़बड़ पाया गया। चिंता की बात यह भी है कि चुनाव आयोग ने इस पर स्पष्टीकरण देने से एक वक्त में इनकार कर दिया था। कहा गया कि अभी पूरा डाटा नहीं दिया गया है, जबकि ये बात भी कथित रूप से गलत साबित हुई। आप खुद ही सोचिए, क्या मशीन अपने हिसाब से वोटों को कम या ज्यादा कर सकती है। आपके दिमाग में आ सकता है कि टेस्टिंग के दौरान जो वोट डाले जाते हैं हो सकता है उनको डिलीट न किया गया हो, मगर टेस्टिंग में कितने वोट डाले जाते हैं? 100, 200, 500, 1000, हजारों हजार तो नहीं डाले जाएंगे। 20,000 वोट टेस्टिंग में तो नहीं डाले जाएंगे। यहाँ पर तो अंतर 19,000, 20,000 वोटों तक का पकड़ा गया है। यहाँ पर दो तरफा गेम देखने को भी मिला कथित रूप से। कहीं पर वोट बढ़ा तो कहीं पर वोट घटा। लोगों ने कहा कि जहां पर वोट बढ़ाकर जीत सकते थे वहां बढ़ाया गया होगा, जहां पर घटाकर जीत सकते थे वहां घटाया गया होगा। कुछ भी संभव है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह संभव कैसे है कि यदि मशीन बिल्कुल ईमानदार है तो फिर वोटों की गिनती में ऊपर नीचे कैसे हो सकता है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा
था, लेकिन कोई ऐसी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई जिससे विश्वास बढ़े, संदेह का कारण कमजोर हो। इस मामले पर भी हमने डिटेल्ड वीडियो आपके सामने रखी थी, पुराने वीडियोस की लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। द क्विंट की रिपोर्ट में भी ये सामने आया था, वहीं से हमने आपको दिखाया था, उसे भी जाकर पढ़ सकते हैं। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर संदेह करने का पांचवां सबसे बड़ा कारण बन रहा है चुनाव आयोग का भगोड़ापन। पिछले कई महीनों से विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनसे मिलने को तैयार ही नहीं है। यूं समझ लीजिए कि आप अपने नौकर को बुला रहे हैं, वो भागता फिर रहा है। आप कहेंगे कि चुनाव आयोग को मैं राजनीतिक दलों का नौकर कैसे कह सकता हूं? वो इसलिए क्योंकि तमाम विपक्षी दल भी चुनाव आयोग पर, इस देश के हर एक संसाधन पर उतना ही अधिकार रखते हैं जितना सत्ताधारी दल। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो, उसका अलायंस एनडीए हो, या फिर इंडिया गठबंधन हो, या फिर इन दोनों से बाहर जो राजनीतिक दल हैं वो सब के सब हों, सब इसी देश की जनता से तो बने हैं। और इस देश की जनता के बुलावे पर चुनाव आयोग आता नहीं है, मिलने का समय नहीं देता, भागा भागा फिर रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि यदि आप सवालों का जवाब देने में सक्षम हैं, यदि आप ईमानदार हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है, कोई चोरी नहीं है, आप भारतीय लोकतंत्र के प्रति निष्पक्ष हैं, तो फिर दुम दबाकर भागने की आवश्यकता क्यों है? संदेह का छठा कारण है कथित भेदभाव। आप लगातार देखते होंगे तमाम विपक्षी दल चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब आचार संहिता का कथित उल्लंघन करते हैं तो उन पर चुनाव आयोग आंखें मूंद लेता है, तथा विपक्षी नेता गलती ना भी करें तो भी चुनाव आयोग कान खड़े करके देखता रहता है। आपको याद होगा पीएम मोदी पर लगातार आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगता है। नियमों के अनुसार धर्म या जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है, मगर देश के प्रधानमंत्री समेत पूरी की पूरी भाजपा और उनके नेता लगातार ये काम करते हैं और गोदी मीडिया वालों से 24 घंटे करवाते हैं, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से, मगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। जबकि हाल ही में चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश जारी किए, कथित रूप से ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जैसे लगा कि ये निर्देश केवल और केवल राहुल गांधी के लिए ही विशेष रूप से बनाए गए हैं। कहा गया कि राहुल गांधी हिसाब से बोलें, जबकि देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री लगातार घूम घूम कर अलग अलग मंचों से झूठे दावे करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, जो सिद्ध रूप से झूठ है वो भी बोल जाते हैं, मगर उन्हें रोकने टोकने वाला कोई जिंदा नहीं है। गोदी मीडिया इन मामलों पर भले ही चर्चा न करे, मगर देश की जनता देखती है और ये कथित भेदभाव भी चुनाव आयोग पर संदेह करने का बड़ा कारण बन रहा है। साल 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। आपको याद होगा उसी चुनाव में प्रधानमंत्री ने देश के शहीद सैनिकों के नाम पर वोट भी मांगा था। मुझे याद नहीं ये काम उन्होंने आचार संहिता लागू होने के पहले किया या बाद में, मगर इतना पता है कि शहीदों के नाम पर, सेना के नाम पर नरेंद्र मोदी ने वोटों की भीख मांगी, जो कि नैतिक रूप से भी चिरकुटाई की श्रेणी में आता है, चिरकुटाई की पराकाष्ठा है, मगर प्रधानमंत्री मोदी ने वो काम किया है। 2019 के चुनाव के दौरान उस वक्त के चुनाव आयुक्त ने फैसला सुनाया कि मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था। कथित रूप से इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ महीने बाद ही अशोक लवासा को पद से इस्तीफा देना पड़ा, जबकि इस्तीफा देने के कुछ ही महीने बाद वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे, बनने वाले थे। और न सिर्फ इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, बल्कि इनकी पत्नी, इनकी बहन, इनके बेटे यानी परिवार के अन्य सदस्यों को भी केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारियों का शिकार होना पड़ा, उनकी जांच का सामना करना पड़ा। शायद ये एक नजीर पेश की गई होगी कि जो भी हमारे खिलाफ जाएगा उसकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही साथ पूरे परिवार को लपेट दिया जाएगा। पिछले दिनों खबर आई कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश के एक चुनाव आयुक्त ने, अरुण गोयल ने, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में एक पद पहले से खाली था रिटायरमेंट के कारण, और अब 2 पद खाली हो गए हैं। यहाँ हम संदेह के 2 कारणों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। पहला है चुनाव आयुक्त का इस्तीफा और दूसरा है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने का हथियार जो मोदी ने अपने हाथों में ले रखा है। अरुण गोयल को जिस तरीके से चुनाव आयुक्त बनाया गया था उसे लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पद पर बिठाने की हड़बड़ी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए थे। अरुण गोयल भी बहुत जल्द मुख्य चुनाव आयुक्त बनने की कतार में थे, मगर इस्तीफा दे दिया उन्होंने, और अब देश के 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी को करनी है। खबरों के अनुसार 15 मार्च को प्रधानमंत्री मीटिंग कर सकते हैं। इसी को लेकर पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ईमानदारी से काम करने की सजा मिली, पद छोड़ना पड़ा, और खुद ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को सजा भुगतनी पड़ी। और अब इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है कि 1 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक फैसला दिया था, जिसमें चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष को शामिल किया गया था, और 3 महीने पहले ही चीफ जस्टिस को उस समिति से निकालकर बाहर कर दिया गया। और अभी चुनाव आयोग में 2-2 पद खाली हो गए हैं या कर दिए गए हैं। अब समय आ गया है
कि इस कानून और इसकी भावना का परीक्षण किया जाए। अशोक लवासा लिखते हैं कि चीफ जस्टिस को इस समिति से बाहर करना समिति के दृष्टिकोण में पूर्व निर्धारित पूर्वाग्रह पैदा करता है। ऐसा कभी नहीं देखने को मिला कि चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री किसी समिति में हो तो वो एक दूसरे के प्रति असहमति दिखाएं। लवासा लिखते हैं कि मोदी सरकार ने ये जो कानून बनाया है जिसमें चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया गया, ये कानून दर्शाता है कि आम सहमति बनाने की बजाय मोदी सत्ता में बहुमत सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। यानी मोदी सत्ता ने कहीं ना कहीं ये कोशिश की है कि चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में मेरा बहुमत रहे, ताकि कहीं कोई डर न रहे कि हमारी मर्जी के खिलाफ वाला कोई चुनाव आयोग में बैठ जाएगा। जबकि लोकतंत्र के लिए बेहतरीन रास्ता ये माना जाता है कि आम सहमति से किसी पद पर किसी का चयन हो जाए। यहाँ एक बात और है जो जनता के बीच चल रही है, वो ये कि लोग मान रहे हैं कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में यदि विपक्ष के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी होंगे तो आम सहमति से भी फैसला हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अधीर रंजन चौधरी को भीतर से भीतर कुछ और मानते हैं, क्योंकि वो अक्सर बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाले बयान भी देते हैं। बहरहाल अशोक लवासा के मामले पर जरा ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने नियुक्ति पैनल से जिस तरीके से चीफ जस्टिस को बाहर किया और जिस लिए बाहर किया, ये फैसला समझना बहुत ही कठिन है। यानी ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों किया गया है। लवासा ने यह भी लिखा है कि उन्हें यह सब कुछ समान रूप से भ्रमित करने वाला लगता है कि कैबिनेट सचिव को कानून मंत्री द्वारा सर्च कमेटी के अध्यक्ष के रूप में क्यों बदल दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए नए कानून में मूल प्रावधान 2 अन्य सदस्यों को चुनाव से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव रखने का प्रावधान है। अध्यक्ष पद को बदलने और सदस्यों के मामले में चुनाव से संबंधित मामलों में ज्ञान और अनुभव रखने को हटाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। यहां एक बात और स्पष्ट कर दूं, द वायर की ये रिपोर्ट अंग्रेजी में है, भाषांतरण में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा करिएगा। अशोक लवासा के बारे में एक विशेष बात बताना तो मैं भूल ही गया। द वायर ने रिपोर्ट दी थी कि 2019 के चुनाव के दौरान जब उन्होंने प्रधानमंत्री पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का फैसला दिया था तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद अशोक लवासा के निजी मोबाइल नंबर को पेगासस स्पाईवेयर के संभावित टारगेट वाले नंबरों की सूची में रखा गया था। यानी आसान भाषा में कहें तो जब अशोक लवासा ने पीएम मोदी को आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में नामित किया तो पहले उन्हें पद छोड़ना पड़ा, कथित रूप से पूरे परिवार को जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ा और उसके बाद इनके मोबाइल फोन में जासूसी सॉफ्टवेयर कथित रूप से ठूस दिया गया। बाकी आप सब जनता बहुत समझदार हैं, पूरी कहानी समझ चुके होंगे। अब अशोक लवासा ने जो सवाल उठाए हैं उससे यही समझ में आता है कि शायद प्रधानमंत्री को यह डर था कि चुनाव आयोग में जितने भी आयुक्त हैं वो मेरी मर्जी के रहें, कहीं ऐसा न हो कि चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता मिलकर किसी निष्पक्ष व्यक्ति को चुन ले या फिर ईमानदार व्यक्ति को चुन ले जिस पर मेरा प्रभाव न हो, जो मेरी बात न माने। क्या ऐसा है? अब तक हमने आपको 9 कारण बता दिए जो चुनाव आयोग पर संदेह करने के लिए आम नागरिक को मजबूर करते हैं। 10वां कारण है चुनावी बॉन्ड, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाप्त किया जा चुका है। कुछ सप्ताह पहले ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने चुनावी बॉन्ड को अवैध बताया, इसे रद्द कर दिया, लेन देन का पूरा ब्यौरा जनता के सामने रखने का आदेश दिया था। स्टेट बैंक ने किस तरीके से जानकारी छुपाकर मोदी सत्ता को बचाने का कथित प्रयास किया, ये भी आप सबने देखा है। भारत के इतिहास में शायद पहली बार स्टेट बैंक की इज्जत सरेआम उछाली गई है। सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि 4 महीने का समय नहीं, 1 दिन का टाइम दे रहे हैं, 1 दिन के भीतर सारा डाटा चुनाव आयोग को दे दो, नहीं तो अवमानना की कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि जब यह डाटा सामने आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के पिछले कुछ साल के कार्यकाल का सबसे बड़ा कथित भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा। इस दौरान मोदी सरकार पर आरोप लगा कि जांच एजेंसियों से छापे मरवाकर घूस के रूप में चुनावी बॉन्ड बीजेपी के नाम दिलवाया जाता है। यह भी आरोप लगा कि कालाधन को बेनामी कंपनियों के माध्यम से बीजेपी को दान करवाया जाता है। यह भी आरोप लगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों से चुनावी चंदा लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भरती है और अपनी सरकार से बड़े बड़े सेठों को बड़े बड़े मुनाफे दिलवाए जाते हैं, लोन माफी की जाती है। अब इंतजार है कि जब यह पूरा डाटा सामने आता है और खोजी पत्रकार इसका मिलान करते हैं तो कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी चुनावी बॉन्ड और लेन देन की खबरें सामने आएंगी उसकी टाइमिंग पर विशेष फोकस करिएगा। हम भी लगातार आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे 56 इंच की छाती वालों ने देश के लोकतंत्र की छाती में छुरा घोंपने का काम किया है। ये 10 ठोस कारण हैं जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता और उसकी कार्यप्रणाली पर बेहद गंभीर सवाल उठाने को मजबूर करते हैं। और ये सवाल तब और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जब चुनाव आयोग इनसे भागता है, दुम दबाकर भागता है। जिस तरीके से स्टेट बैंक ब्यौरा देने से भाग रहा था, उसके वकील सुप्रीम कोर्ट में आखिरी वक्त तक समय लेने की कोशिश करते रहे, उससे संदेह और गहराता है। संविधान में साफ साफ लिखा है कि एक चुनाव आयोग होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी देश में साफ सुथरा निष्पक्ष चुनाव कराने की। लेकिन भक्तों के अलावा
देश का कोई भी जागरूक नागरिक जो अपने देश के प्रति तनिक भी कोई भाव रखता है, चुनाव आयोग की ऐसी करतूतों को सही नहीं ठहरा सकता। ये सब कुछ संभव तब हो पा रहा है जब देश में मीडिया देश का दुश्मन बन चुका है। भारत के देशद्रोही गोदी मीडिया और उसके देशद्रोही लपटझंडिसों ने कसम खा रखी है कि एक व्यक्ति को सत्ता में बनाए रखने के लिए, उसको भगवान बताने के लिए, उसके तलवे चाटने के लिए 140 करोड़ की आबादी वाले देश का बंटाधार करके ही मानेंगे। हाल ही में चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ था। वीडियो सामने आया जिसमें भाजपा का एक एजेंट सरेआम वोटों की घपलेबाजी कर रहा था। उसके समर्थन में भी गोदी मीडिया के तमाम लपटझंडी सामने आ गए, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने भाजपा का वही एजेंट जब पहुंचा तो इस कदर हिल गया, इतना डर गया कि उसने सच कबूल लिया और कह दिया कि हाँ, मैंने मतपत्रों को खराब किया था। गोदी मीडिया के वही लपटझंडिस और वही अमन चोपड़ा एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर मोदी सत्ता का साथ देता हुआ नजर आ रहा है। मैंने कई बार कहा कि इन सब की चमड़िया बहुत मोटी है, मगरमच्छ भी शर्मा जाए जब इनकी चमड़ी की मोटाई देख ले। जिन लोगों का कर्तव्य है सवाल करना, वो नरेंद्र मोदी की तमाम भ्रष्ट और गलत नीतियों को भी बार बार सही ठहराने का काम करते हैं और सवालों के बदले यदि किसी सत्ता को समर्थन मिलने लगे तो फिर उसके हाथों अच्छा काम कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि ताकत व्यक्ति को भ्रष्ट बना देती है और असीम ताकत महाभ्रष्ट बना देती है। आप दर्शक भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या इन 10 कारणों के अलावा कोई और भी कारण है जो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, संदेह करने पर मजबूर करता है। लगे हाथ एक और खबर देख लीजिए। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों को बुधवार 13 मार्च के लिए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग करने के लिए आदेश दिया है। प्रधानमंत्री इस दिन गुजरात में और असम में सेमीकंडक्टर सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। यूजीसी की तरफ से देश भर के विश्वविद्यालयों को मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग करने और विकसित भारत पोस्टर के साथ कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है। भारत के विश्वविद्यालय हो, रेलवे हो, स्टेशन हो, पेट्रोल पंप हो, सड़क हो, टीवी हो, मोबाइल हो, आसमान हो, धरती हो, कहीं भी हो, या फिर आपका रात वाला सपना ही क्यों ना हो, हर जगह मोदी सरकार अपना प्रचार घुसाने की कोशिश कर रही है। झूठा ही सही, प्रचार चलना चाहिए, मगर सवाल यह है कि इस प्रचार में खर्चवा किसका होना है। हाल ही में आपने देखा स्टेशनों पर मोदी के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए। किसी कटआउट की कीमत 1.25 लाख रुपए थी, किसी की 6.25 लाख रुपए बताई गई। करोड़ों रुपया खर्च हुआ। ये करोड़ों रुपया किसका है? उसके बाद खबर आई कि मोदी सरकार ने देश भर के सरकारी तेल कंपनियों को आदेश दिया कि हर एक पेट्रोल पंप पर मोदी की गारंटी वाला पोस्टर लगा दो, जबकि पुराना पोस्टर भी मोदी का ही था। लेकिन अब गारंटी बेचने का टाइम आ गया है तो नया पोस्टर लगाना है। सवाल उठा कि जब हफ्ते 10 दिन में ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और पोस्टर हटाना पड़ेगा तो फिर देश का अरबों रुपया खर्च क्यों किया जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है, क्यों फूंका जा रहा है। मगर वो तो भला हो आप जैसी देश हित वाली जनता का, जो देश हित में महंगा महंगा डीजल पेट्रोल खरीद रही है। एक बार नहीं पूछ रही है कि इतना महंगा क्यों है। कोई नहीं पूछता कि जो रामदेव एक वक्त में कहा करता था कि 30 रुपया 35 रुपया डीजल पेट्रोल मिलेगा, अब उसकी जबान पर ताला क्यों लग गया है। आखिर क्यों इस देश की जनता झूठ बोलने के कारण रामदेव का बहिष्कार नहीं करती, उस व्यक्ति से सवाल नहीं करती। क्या रामदेव ने यह बोलकर पूरे देश की जनता को ठगा नहीं है, फ्रॉड नहीं किया है? और सिर्फ डीजल पेट्रोल ही नहीं, उस व्यक्ति ने काला धन वापस लाकर देश के गांवों में लगाने की बात भी कही थी। 10 साल सत्ता गुजरने के बाद अब पता चलता है कि रामदेव के खुद के न जाने कितने काले कारनामे हैं। तो जिसका खुद का काला होगा वो दूसरों का काला कहां से ढूंढेगा। बाकी देखते जाइए, चुनाव आते आते कहीं ऐसा न हो कि मोदी सरकार कह दे कि भारत का हर एक नागरिक अपने अपने घर में मोदी की गारंटी वाला पोस्टर लगाएगा और घर के बाहर भी बड़का बड़का फ्लैक्स लगाएगा। नहीं लगाएगा तो बुलडोजर भेज दिया जाएगा और ये सब कुछ अपने पैसे से करना होगा। जो नहीं करेगा उसको